हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 3 कवर करेंगे जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से, अनुच्छेद 12 से 35 है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भाग 1 और भाग 2 कवर कर लिया और आज हम लोग देखेंगे भाग 3। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में यूएसए से इसको ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार को मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिया जाता है, 44वां संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में। उस समय संपत्ति का जो अधिकार है इसको विधिक अधिकार बना दिया जाता है अनुच्छेद 301 के तहत और यह लागू होता है 1979 को। नेक्स्ट है आपका नोट है, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकार पत्र। यहाँ देखिए नोट फिर है, मैग्ना कार्टा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने किया था। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है, जस्ट डू इट यार। हम लोग आगे देखते हैं। 6 जो मौलिक अधिकार है कौन कौन से है ये देख लेते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। यहाँ पर फिर नोट दिया गया है, देख लीजिए। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 5 आर्टिकल है। केवल ये जो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट। जो मौलिक अधिकार है यह परिवर्तनीय है, इनफोर्स है। अगर इसका उल्लंघन होता है मौलिक अधिकार का तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद, यहाँ पे हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो अगर मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अपवाद है। राष्ट्रीय आपात लगेगा तो मौलिक अधिकार निलंबन हो जाएंगे, लेकिन इसके अपवाद है 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा। इसमें यह भी कहा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बीसीसीआई, जो बीसीसीआई आईपीएल करवाता है, क्या वह राज्य है? तो बीसीसीआई राज्य नहीं है। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 13। अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कानून, उस विधि को शून्य कर सकती है। अगर संसद कोई कानून बनाता है और उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो जो न्यायालय है उस कानून को शून्य कर देगा और इसी को कहा जाता है जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, इसी को कहा जाता है। नोट यहाँ पे देख लीजिए, जुडिशरी रिव्यू का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन अगर संसद कोई कानून बनाता है उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कानून को शून्य कर देगा, इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यह यूएसए से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है आपका समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। पहला इसमें विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, EBL, यह इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। इसमें कहा गया कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। जो कानून होगा उसके समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो नेता हुआ, कोई एक्टर हुआ, कोई मंत्री हुआ, सबके लिए कानून एक समान होगा। नेक्स्ट है आपका विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, EPL, यह यूएसए से ग्रहण किया गया है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार, लेकिन असमान परिस्थिति हो तो असमान व्यवहार भी होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15,
शैक्षिक संस्थान, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 15 में, और यह केवल भारतीयों के लिए है। आर्टिकल 15(1) में लिखा गया है, राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 15(3) आता है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 15(3) में। यह किसका अपवाद है? 15(1) का अपवाद है। लेकिन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, अब यहाँ देखिए लिंग, महिला आ गई। अब यहाँ कह रहा है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा आर्टिकल 15(3) में। ये अपवाद है 15(3). घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम आया है 2005 में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15(6), 103वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में EWS, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। अब यहाँ देखिए वर्ग, वंश जो है वर्ग, जाति मतलब, अब ये भी 15(1) का अपवाद है आर्टिकल 15(6). नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समान अवसर, यह भी केवल भारतीयों के लिए है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में समान अवसर जो है, इसके 7 आधार है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश, निवास, उद्गम के आधार पर, ये 7 आधार है इसके। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16(3), राज्य अपने यहाँ भर्तियों, जो भर्तियां लेगा उसके लिए निवास की शर्तें लगा सकता है अगर राज्य चाहे। तो ये भी आर्टिकल 16 का अपवाद है। लोक नियोजन में अवसर, वहाँ पे कहा गया है कि 7 आधार है, उसके आधार पर लोक नियोजन में समान अवसर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए राज्य अपने यहाँ भर्तियों में निवास की शर्तें लगा सकता है, तो ये आर्टिकल 16 का अपवाद है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4), सरकारी नौकरी में आरक्षण, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 16(4) में यह बताया गया है कि सरकार समाज के पिछड़े लोगों तथा जिनका सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी राज्य। मतलब जो पिछड़े हैं और जिनके पास अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके लिए आरक्षण प्रावधान कर सकती है राज्य। अब भेदभाव जो किया जाता है निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आरक्षण होता है और निगेटिव आरक्षण होता है। सकारात्मक भेदभाव, जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लेकर आना, मतलब कोई जो पिछड़ा वर्ग है और जो मतलब समान वर्ग है वो आगे है और पिछड़ा वर्ग पीछे है, तो अगर उसका हाथ पकड़कर उसको आगे ले आए तो ये पॉजिटिव आरक्षण कहलाता है। अब निगेटिव आरक्षण क्या है? अब ये जो ए है ये आगे है और बी पीछे है। अब ए का रास्ता रोक दिया जाए और बी अपने आप आगे आ जाए तो ये निगेटिव आरक्षण है, तो ये गलत होगा। लेकिन पॉजिटिव आरक्षण है, कोई पीछे 2 लोग चल रहे हैं, एक आगे, मान लीजिए ए आगे और बी पीछे है, बी जानी पिछड़ा वर्ग है और बी का हाथ पकड़ के हम लोग आगे ले आए तो वो कहलाएगा पॉजिटिव आरक्षण। लेकिन अगर ए का रास्ता जो आगे है उसका रास्ता रोक दिया जाए और बी खुद में खुद आगे आ जाएगा तो ये गलत है, ए का रास्ता रोकना नहीं है, तो यह कहलाता है नकारात्मक भेदभाव। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है, ये बास्केटबॉल का वो है। अब यहाँ की जो ये बॉल पोस्ट है इसका जो ऊंचाई है 9 फीट है, इधर भी 9 फीट। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है इधर वाला ये 6, इसका जो मतलब इसकी हाइट है 6 फीट है और इसकी हाइट 3 फीट है। ये तो अच्छे से बॉल डाल देगा इसके अंदर, लेकिन इधर वाला बॉल इसमें नहीं डाल पाएगा। तो इसके साथ क्या किया जा रहा है? नकारात्मक भेदभाव किया जा रहा है। अब इसके अनुसार अगर इसकी जो ये है बॉल डालने की, इसको कम कर दिया जाए इसके हाइट के अनुसार, तो यही कहलाएगा सकारात्मक आरक्षण। अगर इसको 6 फीट कर दिया जाए तो यह कहलाएगा सकारात्मक आरक्षण। अगर ये भी 9 फीट है और ये भी 9 फीट है और इन दोनों की हाइट में बहुत अंतर है, ये 3 फीट का है और ये 6 फीट का है, तो ये कहलाता है नकारात्मक। अब है यहाँ पे नोट, SC/ST समुदाय के लिए संविधान लागू होने की तारीख से ही आरक्षण प्राप्त था। SC/ST जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है आपका फिर आरक्षण की आगे मांग होने लगती है जब हमारा संविधान बन जाता है। तो आर्टिकल 340 इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के
अध्ययन के लिए आयोग बना सकता है। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 340 में। अब ओबीसी के पिछड़ापन की जांच के लिए आयोग बनाते हैं राष्ट्रपति। पहला आयोग बनता है 1953 में। इसका नाम है काका कलेरकर आयोग। इसने रिपोर्ट पेश की 1953 में ही, लेकिन इस रिपोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में कुछ खास था ही नहीं। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट आती है 1978 में, बीपी मंडल आयोग, और यह रिपोर्ट अपने पेश करता है 1980 में। इसमें भी कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन बाद में जब 1990 में सरकार बदलती है और सरकार आती है बीपी सिंह की सरकार आती है। बीपी सिंह की सरकार आती है, उस समय ये जो रिपोर्ट में जो चीज़ बातें कही जाती है उस पर मतलब उसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी को अब पहले एससी को 15% प्राप्त ही था, एसटी को 7.5% प्राप्त ही था। अब ओबीसी को भी मिल गया 27%। अब टोटल आरक्षण हो गया 49.5%। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। आरक्षण मिलने के बाद ओबीसी को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। इंदिरा साहनी केस 1992। इसमें कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में संभव भी है। वैसे 50% से अधिक नहीं होगी आरक्षण, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति बनती है तो संभव भी है 50% से अधिक हो जाए, यह कहा गया। और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, यह भी कहा गया इंदिरा साहनी केस में। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16(6). ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण। अब पहले से 49.5%, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा आरक्षण मिल गया। अब ईडब्ल्यूएस को 10% नौकरी में, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल रहा है। तो ये 49.5% ये और 10% ये हो गया 59.5%। और इसमें संविधान संशोधन किया जाता है 103वां संविधान संशोधन 2009 में। उस समय ईडब्ल्यूएस को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट अधिकार है। एससी और एसटी के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनता है 1989 में। 1989 में बनता है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता के अंत करने के लिए। नोट है यहाँ पे, निरपेक्ष क्या होता है? फंडामेंटल राइट निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट इसलिए नहीं है, वो फंडामेंटल राइट हमारा सापेक्ष है। घूमने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी के घर में बिना बताए घुस जाएं, जब मन हुआ तब घुस जाएं, संसद में घुस जाएं, कहीं और वैसी पब्लिक मतलब ऐसा गवर्नमेंट चीज़ है वहाँ पे घुस जाएं। तो कुछ कंडीशन, कुछ निर्बंधन लगता है, क्योंकि जिसके घर में आप घुस रहे हैं उसके भी कुछ अधिकार हैं। इसी को कहा जाता है रीजनल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति निर्बंधन इसको कहा जाता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट है वो निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 18 में। टाइटल्स का अंत, जैसे राय बहादुर, महाराजा धीराज, इसका अंत। अपवाद है शिक्षा और सैन्य। नोट है यहाँ, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है और ये उपाधि नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, लिबर्टी फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले 7 प्रकार की थी, एक स्वतंत्रता हटा दी गई है, अभी इसी में है ये वाला आर्टिकल 19(1)(f). कौन कौन से हैं? आर्टिकल 19(1)(a), इसको ऐसे पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। इसमें कहा गया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) में। फिर आता है आर्टिकल 19(1)(b), शांतिपूर्ण सभा का अधिकार दिया गया है। शांतिपूर्ण आप सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें हथियार नहीं आना चाहिए, हथियार का यूज नहीं करना है। आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c) में कहा गया कि संगठन और संघ के बारे में कहा गया आर्टिकल 19(1)(c) में। 97वां संविधान संशोधन होता है 2011 में, सहकारी समिति इसके लिए। फिर आता है आर्टिकल 19(1)(d), घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार का उल्लेख किया गया आर्टिकल 19(1)(d) में। आर्टिकल 19(1)(e), निवास करने का अधिकार, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं।
फिर आता है आर्टिकल 19(1)(f), इसमें जो संपत्ति का अधिकार है अब इसको समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल 19(1)(f) समाप्त कर दिया गया है। फिर आता है आर्टिकल 19(1)(g), व्यापार का अधिकार, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 19(g) में। जो यहाँ पर था आर्टिकल 19(1)(c), संगठन संघ, यहाँ पर देखिए सहकारी समिति, आर्टिकल 19(1)(c) जोड़ा गया, आर्टिकल 43(b) जोड़ा गया, भाग 9(b) जोड़ा गया, अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t). कौन सा संविधान संशोधन होता है? 97 और संविधान संशोधन 2011। अब आता है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक ही, इसमें कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, इसी को कहा जाता है डबल जियोपार्डी से सुरक्षा। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो नार्को टेस्ट कराया जाता है, सुने होंगे नाम, इसमें सोडियम पेंटायल इसको पिला दिया जाता है, जिससे दिमाग मतलब बेहोश हो जाते हैं और जो निकलता है मन सच्चाई निकलने लगती है, वही होता है नार्को टेस्ट। तो इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गवाही के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ कहा गया कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वो खुद बोल रहा है, कोई बिना टेस्ट कराए, तो सही है, मतलब बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21, सबसे बड़ा आर्टिकल है, इसमें कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नोट फर्स्ट, इसमें कई केस हुए थे, वो केस देख लीजिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस आता है 1997 में। फिर है नेक्स्ट आपका पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस में कहा जाता है कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इसको यह फंडामेंटल राइट है। पुट्टा स्वामी केस 2017 में होता है, आधार कार्ड वाला केस। नेक्स्ट है आपका नवतेज कौर केस, 2018 में होता है, और इसमें कहा जाता है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है। इसके तहत आईपीसी की जो धारा 377 इसको समाप्त कर दी जाती, क्योंकि इसमें लिखा था कि समलैंगिकता अपराध है। अब आता है परमानंद कटारा केस 1989, सही समय पर इलाज, इससे संबंधित है परमानंद कटारा केस से। फिर आता है बाबा रामदेव केस, नींद लेने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, यह कहा गया है बाबा रामदेव केस में। फिर है यमसी मेहता केस, शुद्ध पर्यावरण से संबंधित है, यमसी मेहता केस। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यह कहा गया अनुच्छेद 21A में। यह जोड़ा गया है, कौन सा संविधान संशोधन होता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा जाता है अनुच्छेद 21A को। फिर उसके बाद RTE एक्ट लाया जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, और लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2010 को। इसको मतलब लागू करने के लिए RTE एक्ट लाया जाता है और लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में कहा गया है, मतलब इसके तहत बलात्कार तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 23 के अनुसार फोर्स लेबर, बधुआ मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार, अंगों की खरीद फरोख्त, इस पर बैन लगा दिया गया अनुच्छेद 23 में। अगर कोई करता है तो उसको सजा मिलेगी। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखाने में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, मतलब बाल श्रम पर बैन लगाया गया। अगर 14 साल से कम आयु है तो उस बच्चे से कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, यह कहा गया अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइन, अंदर की जो आवाज़, अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 25 में। इसमें कहा गया कि राज पंथ निरपेक्ष है, राज का कोई धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, किसी की पूजा कर सकता है, जो उसका मन है वो कर सकता है, वो बाध्य नहीं है। राज नहीं कहेगा कि आप ये धर्म मानिए, क्योंकि राज का कोई धर्म नहीं है, ये कहा गया अनुच्छेद 25 में। यहाँ पर देखिए लिखा है अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार का व प्रसार करने तथा धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त है।
इस अनुच्छेद में यह भी लिखा गया है कि यहाँ हिंदू का अर्थ है सिख, जैन व बौद्ध से भी है। नेक्स्ट है आपका सिखों के द्वारा जो कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप के आचरण के मतलब अनुरूप आचरण है। जो सिख है कृपाण धारण करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिख धर्म है वो 5 प्रकार के करार धारण करते हैं। मूलभूत पाठ है सिख का केस, कंघा, कच्छा, कृपाण, कड़ा। जिस दिन सिख धर्म बना स्टार्ट हुआ था उस दिन से यह चीज़ें थी, इसीलिए ये धर्म के अनुरूप आचरण है। इसीलिए सिख को मना नहीं किया जाता है कृपाण धारण करने के लिए। जब यह कहा जाता है कि सिख के द्वारा कृपाण को धारण करना धर्म के अनुरूप आचरण है, उसके बाद कुछ लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं और मुस्लिम धर्म के लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं हनुमान चालीसा हम लोग लाउड स्पीकर में चला सकते हैं, और मुस्लिम लोग कहते हैं कि अजान हम लोग लाउड स्पीकर के द्वारा चला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह मूलभूत अंग नहीं है। मूलभूत अंग है कुरान और गीता। लाउड स्पीकर पहले नहीं आया था, पहले धर्म आया था, आपका धर्म आया था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया कि लाउड स्पीकर मूलभूत अंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन मैनेजमेंट, इससे संबंधित है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर टैक्स देने हेतु बाध्य नहीं करेगा। मतलब जो कर टैक्स लगता है, मतलब राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लेगा। जैसे पहले धर्म के लिए टैक्स लिया जाता था जजिया कर, जो गैर मुस्लिम है वो जजिया कर देते थे, तो ये अब राज्य नहीं करेगा। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 27 में। यहाँ पर नोट है कि फीस ले सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका फीस ले सकता है, तो वो टैक्स नहीं है। जैसे जूते रखने के लिए अगर कोई स्थान बनाया गया है, प्रसाद, पार्किंग के लिए, तो ये फीस ली जा रही है, टैक्स नहीं लिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक कौन कौन से होते हैं? मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई, सिख, पारसी। जिनकी जनसंख्या 50% से कम है वो कहलाते हैं अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापना करने तथा उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। कोई अल्पसंख्यक चाहे तो वो अपनी शिक्षण संस्था का स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकता है खुद। एग्जाम्पल है मदरसा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 को अब समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और लागू किया जाता है 1979 में। अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसको आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार विधिक लीगल अधिकार बना दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए गारंटी देता है, वही रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है। कौन कौन सी है देखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। जो पीड़ित है या बंदी को साथ शरीर उपस्थित कीजिए। कोई आप बिना बताए किसी को अगर उठा ले गए, कोई बंदी है वो कहीं गया, उठा ले गए और उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो उसके किसी परिवार वालों को पता चला या किसी दोस्त को, तो वो जाता है कोर्ट, कहता है कि बिना गलती के इनको उठा लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि उस बंदी को साथ शरीर उपस्थित कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। फिर नेक्स्ट है आपका परमादेश, मैडमस। परमादेश इंग्लिश में मैडमस कहा जाता है। इसमें परम सर्वोच्च आदेश देते हैं। कोई लेखपाल है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगा, कोई व्यक्ति गया सुप्रीम कोर्ट में बता दिया कि ये यहाँ के लेखपाल है और ये सही से काम नहीं करते हैं, तो वो उसके लिए परम सर्वोच्च मतलब परम आदेश देता है कि तुरंत करो इस काम को, ये तुम्हारा अधिकार है, इसको करना है। फिर आता है अधिकार प्रेक्षा, क्यू वारंटो, तुम्हें क्या हक था। कोई लेखपाल है घूस लेता है या घूस दे के बन गया है लेखपाल और किसी को पता चला, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वो कहेगा तुम्हें क्या हक था
इस मतलब यहाँ पे पहुँचने का, ये कैसे तुमने इस हक से इस पोस्ट को लिया, कुछ क्यों घूस ले रहे हो, ये कहा जाता है अधिकार परीक्षा में। अब आता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण यह अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी होता है। ऊपर के जो तीन थे बंदी, प्रत्यक्षीकर, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये आम व्यक्ति के लिए जारी होता है। लेकिन जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण ये अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे जैसे ये दोस्त है आपका और ये आप हैं। अब यहाँ पे नदी है, तालाब है, कुछ भी है। अब दोस्त क्या है, कूदने वाला है। अब यहाँ पे है कि कूद गया, तो इसको जब कूद जाएगा तो आप मुंह से निकलेगा धत तेरे की। और कूदने वाला है तो कहे आप लोग मतलब हम लोग बोलेंगे, जो भी रहेगा यहाँ पे कहेगा रुको। जो कूद गया धत तेरे की, तो इसको कहा जाता है उत्प्रेषण। यहाँ पे देखिए, अगर अधीनस्थ न्यायालय फैसला दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण जारी करेगा। और रुको, अगर कूदने वाला है तो कहा जाएगा रुको। तब प्रतिषेध फैसला देने वाला है तो प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यहाँ पर देखिए प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन अभी नहीं किया है तो उस दौरान रीट जारी होता है प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर चुका है, उल्लंघन जब कर चुका है अधीनस्थ न्यायालय तब जारी होता है रीट उत्प्रेषण। यहाँ पर नोट है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इन 5 रीटों के अलावा एक और रीट जारी कर सकता है जिसे अंतरिम राहत इंजेक्शन कहा जाता है। ये हम लोग आगे भी देखेंगे जब अनुच्छेद 226 आएगा। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 33, सैन्य बल, रॉ, सीबीआई, आईबी, ये इनके जो फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार है, इनको सीमित करने का अधिकार है संसद के पास इनके जो फंडामेंटल राइट है इनको सीमित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर सकता है। मार्शल लॉ लगा है तो व्यक्तियों के अधिकारों को कौन सीमित कर सकता है? पावर किसके पास है? संसद के पास पावर है। यह कहा गया अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज में अनुच्छेद 14 शामिल है, 19 शामिल है, 21 शामिल है। तो कौन सा शामिल नहीं है? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है आपका, क्या व्यक्ति को जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? तो मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब वाद हुआ था 1996 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका नोट, गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग परीक्षण अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विजय शर्मा केस में 2008 में कि गर्भावस्था में भ्रूण की जांच नहीं की जाएगी। इससे जो महिला के जीवन के आधार का उल्लंघन था। अगर भ्रूण की जांच होती है, अगर लड़का पता चल जाता तो सब लोग जीवित रखते थे, लड़की पता चल गई तो क्या कहें। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।